हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे रूसो के सामाजिक समझौते सिद्धांत के विषय में। रूसो फ्रांस के महान विचारक थे जो प्रजातंत्रात्मक विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने प्रजातंत्रात्मक विचारधारा का खुलकर समर्थन किया था और हमेशा ही वो मानवीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सामाजिक समझौता संबंधी सिद्धांत का वर्णन किया है। रूसो के विचार हाब्स और लाक दोनों के विचार से अलग हैं। हाब्स और लाक दोनों के विचारों का खंडन करते हुए उन्होंने कुछ अलग विचारधारा सामाजिक समझौता सिद्धांत के विषय में दी है। तो इन्होंने जो है मानव स्वभाव का चित्रण कैसे किया है, प्राकृतिक अवस्था के बारे में क्या बताया है, समझौते का क्या कारण था, समझौते की प्रक्रिया कैसी थी और समझौते द्वारा स्थापित राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं मानव स्वभाव के संबंध में रूसो की क्या विचारधारा थी। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो की विचारधारा हाब्स और लाक दोनों से हटकर थी। वो दोनों के विचारों का खंडन करता है और ये कहता है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा और बुरा दोनों ही होता है, उसमें अच्छाइयाँ अधिक होती हैं। उनका कहना है कि मनुष्य में जितनी भी बुराइयां आई हैं या मनुष्य के स्वभाव में जितने भी दुर्गुण आए हैं, चाहे वो घृणा हो, ईर्ष्या हो, छल हो, कपट हो, वो सारी कुछ सभ्यता के विकास के साथ साथ आई है। विज्ञान और कला ने मनुष्य को जैसे जैसे सभ्य बनाना शुरू किया वैसे वैसे उसमें घृणा, ईर्ष्या जैसे दुर्गुण आने शुरू हो गए। प्राकृतिक अवस्था में वो बहुत ही जो है सब बहुत ही अच्छा प्राणी था, उसमें अच्छाइयाँ थी और वो उनके लिए जो है भला असभ्य जीव शब्द का प्रयोग करता है। उनका कहना था कि आदिम मनुष्य जो है वो पशु तुल्य था, निष्पाप था, निर्दोष था और स्वाभाविक तौर पर वो अच्छा था। उसके अंदर जो है सभ्यता का जब तक विकास नहीं हुआ था, जब तक जो है वो विज्ञान से नहीं जुड़ा था, कला से नहीं जुड़ा था, तब तक उसके अंदर जो है स्वभावतः अच्छाई थी और भलाई थी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान और कला की प्रगति होनी शुरू हुई वैसे वैसे मनुष्य के स्वभाव में पतन होना शुरू हुआ। इसीलिए रूसो कहता है कि मनुष्य को पुनः प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। प्रकृति की ओर लौटना चाहिए का मतलब उनका ये है कि मनुष्य को अपना अहंकार और दंभ छोड़ देना चाहिए। प्रकृति की ओर लौटने का मतलब उनका ये बिल्कुल नहीं है कि फिर से मनुष्य को जो है प्राकृतिक अवस्था में आ जाना चाहिए या राज्य को छोड़ देना चाहिए। उनका केवल इतना ही मतलब है कि जो मनुष्य के अंदर जितनी बुराइयां हैं उसको वो जो है छोड़ दे। इसके संबंध में वो कहता है कि चूँकि जब तक वो विवेक शून्य था तब तक वो जो है भला प्राणी था, धीरे धीरे उसमें बुद्धि का विकास हुआ और पतन होना शुरू हुआ और इसीलिए जो है वो कहता है कि पुनः मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। मतलब कि यह है कि प्रकृति के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए और अर्थात जब सामाजिक जीवन हो तो वहाँ पर स्वतंत्रता और समानता होनी चाहिए। रूसो जो है स्वतंत्रता का समर्थक रहा है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक अवस्था के संबंध में इनके विचार कैसे थे। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में रूसो के जो विचार हैं वो हाब्स और लाक के विचार से बिल्कुल भिन्न हैं। प्राकृतिक अवस्था चूँकि रूसो ये कहता है कि मनुष्य जो है भला सभ्य जीव था और उस समय जो है मनुष्य जो है प्राकृतिक नियमों से संयमित था, इसलिए प्राकृतिक अवस्था में वो बहुत ही सुखी था। उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी क्योंकि ना तो उसका कोई घर था, ना उसके पास कोई संपत्ति थी। वो जो है कंदमूल फल खाता था और जो है
मरे हुए जानवरों की खाल ओढ़कर जंगलों में विचरण करता रहता था। सभी व्यक्ति समान थे और आत्मनिर्भर थे, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। वो स्वतंत्र था, संतुष्ट था, आत्मनिर्भर था। उनका ये कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में प्रकृति का एक नियम था जो उन लोगों को नियंत्रित करता था। वो ये था कि अपने हित को देखो और दूसरों की संभवतः कम से कम हानि करो। अर्थात सभी लोग जो है अपने हित के साथ साथ ये ध्यान रखते थे कि दूसरों की किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक अवस्था में जब तक सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, मनुष्य पूरी तरह से प्राकृतिक जीवन जी रहा था। मनुष्य पूरी तरह से खाना बदोश जीवन जी रहा था। उसके पास उसकी निजी संपत्ति नहीं थी, कोई जो है किसी भी प्रकार का कोई घर नहीं था, कोई भूमि नहीं थी, और इसीलिए उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी और वो बहुत ही सुखी प्राणी था। अब उन्होंने जो है प्राकृतिक अवस्था को 3 भागों में बांटा। एक कहा कि आदिम प्राकृतिक अवस्था। आदिम प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य जो है एकाकी जीवन व्यतीत करता है, जंगली जीवन व्यतीत करता है और पशुओं की तरह वो चिंता रहित जीवन व्यतीत करता है। उसके अंदर तेरे मेरे जैसी कोई भावना नहीं थी। वो ये कहते हैं कि आदिम प्राकृतिक अवस्था जो है वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन ये आदिम प्राकृतिक अवस्था ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों में सामाजिकता का विकास होने लगा और लोगों में सामाजिकता के विकास के साथ साथ असमानता की भावना भी विकसित होने लगी। दूसरी जो अवस्था है वो कहते हैं मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था। मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था में धीरे धीरे चूंकि सामाजिकता का विकास हो रहा था, अब लोगों में पहले जैसी सादगी नहीं रह गई थी। धीरे धीरे जनसंख्या में वृद्धि होनी शुरू हुई, नए नए आविष्कार होने शुरू हो गए और लोगों को जो है उनके भोजन का तरीका बदलने लगा। अग्नि का आविष्कार हो गया और गुफाओं के स्थान पर लोग झोपड़ी में रहने लगे। धीरे धीरे परिवार और संपत्ति का उदय हुआ और परिवार और संपत्ति के उदय होने के साथ साथ उसके अंदर असमानता का भाव भी जागृत होने लगा। लेकिन फिर भी ये जो अवस्था थी ये बहुत ज़्यादा बुरी नहीं थी, पहले की अवस्था की तरह बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये अवस्था आगे आने वाली अवस्था से बेहतर थी। तीसरा जो है वो कहते हैं भूस्वामित्व के बाद प्राकृतिक अवस्था। ये जो है यहाँ पर अब अचानक से मध्यवर्ती प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है और रूसो कहता है कि अब यहाँ पर लोगों के मन में भूमि का स्वामी बनने की जो भावना जागृत होती है, जो उनके अंदर तेरे मेरे की भावना जागृत होती है, वो यहीं से जागृत होती है क्योंकि उसने खेती करना सीख लिया और वो पहला मनुष्य जिसने जो है भूमि के एक टुकड़े को घेर लेने के बाद कहा कि ये मेरा है, और उसे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उसके इस विचार को स्वीकार कर लिया, वो ही व्यक्ति राज्य का जन्मदाता है। रूसो ये कहते हैं कि जब तक निजी संपत्ति का भाव नहीं था, भूमि स्वामित्व का भाव नहीं था, तब तक राज्य का कोई अस्तित्व नहीं था। लेकिन मनुष्य जो है बहुत ही भोला भाला था और वो शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन जैसे ही सभ्यता का विकास हुआ, जैसे ही उसने नए नए आविष्कार शुरू किए, खेती करना सीखा, भूमि के स्वामित्व का प्रारंभ हुआ, तो उसके अंदर तेरे मेरे की भावना जागृत हो जाती है और वो पहला नागरिक, वो पहला व्यक्ति राज्य का जन्मदाता है जिसने भूमि के एक टुकड़े को घेर कर कहा कि ये मेरा है और बाकी लोग उससे सहमत हो गए। अब रूसो ये कहता है कि इस प्रकार मनुष्य जो आदर्श प्राकृतिक अवस्था में रह रहा था, वो आदर्श प्राकृतिक अवस्था धीरे धीरे जो है समाप्त होने लगी थी और उसमें कई सारी समस्याएं आनी शुरू हो गई थी। इसीलिए उसको समझौता करके राज्य बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने जो है इसके 2 कारण बताए हैं कि ये आदर्श प्राकृतिक अवस्था क्यों ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाई और क्यों मनुष्य के अंदर धीरे धीरे जो है दुर्गुणों का विकास होना शुरू हो गया। तो इसके पीछे रूसो कहते हैं कि 2 प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से प्राकृतिक अवस्था समाप्त हुई। पहला कारण था जनसंख्या की वृद्धि और दूसरा कारण था निजी संपत्ति की प्रथा का उदय। तो रूसो कहता है कि जैसे जैसे संस्कृति का विकास हुआ, सभ्यता का विकास हुआ, विज्ञान और कला का विकास हुआ,
वैसे वैसे मनुष्य को दुर्गुणों ने घेरना शुरू किया। उसके अंदर स्वार्थ, ईर्ष्या, छल कपट, तेरे मेरे की भावना शुरू होने लगी, जिस वजह से जो आदर्श प्राकृतिक अवस्था थी वो समाप्त हुई। इसके पीछे पहला तो कारण था जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गई, और दूसरा था निजी संपत्ति की प्रथा का उदय हुआ। निजी संपत्ति की प्रथा के उदय में जैसे हमने बताया कि वो व्यक्ति जो है राज्य का जन्मदाता है, जिसने सबसे पहले भूमि के टुकड़े को घेर कर कहा कि यह मेरा है, और बाकी लोगों ने उसे स्वीकार कर लिया। तो धीरे धीरे इसी प्रकार की चीज़ें आने लगी। फिर उनको ये भय सताने लगा कि हमारी ये संपत्ति को कोई दूसरा छीन न ले या इस पर कोई दूसरा आधिपत्य स्थापित न कर ले। तो इसीलिए जो है लोग जो है अब चाह रहे थे कि कोई ऐसी संस्था स्थापित हो जाए जो उनकी निजी संपत्ति की रक्षा करे, उनके जीवन की रक्षा करे, और इसीलिए उसने जो है समझौते के द्वारा राज्य स्थापित करने का निश्चय किया। अब जो राज्य बनाया जाना था उसके संदर्भ में रूसो कहते हैं कि समझौते की जो प्रक्रिया हुई वो कुछ इस प्रकार से थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने राज्य की स्थापना के लिए निश्चय किया और कहा कि हम में से प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपने सभी अधिकारों को सामान्य प्रयोग के लिए सामान्य इच्छा के सर्वोच्च निर्देशन के अंतर्गत एक समूह में केंद्रित कर देता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस समूह के अविभाज्य अंग के रूप में उन्हें प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर रूसो ने जिस प्रकार से समझौते की बात कही उसमें इन्होंने जो दो तीन चीज़ें बताई। एक जो शब्द है इसमें आया सामान्य इच्छा। सामान्य इच्छा से रूसो का मतलब ये था आदर्श इच्छाओं का संयोग। मतलब एक ऐसी मनुष्य के अंदर दो प्रकार की इच्छा होती है, एक होती है व्यक्तिगत स्वार्थ की इच्छा और दूसरी ऐसी इच्छा होती है जो लोगों के हित से जुड़ी हुई होती है। तो ऐसी इच्छा जिससे उसके खुद के साथ साथ समाज का भी भला हो रहा है, ऐसी ही आदर्श इच्छाओं के योग को रूसो ने सामान्य इच्छा की संज्ञा दी है। तो जिस इच्छा से सभी लोगों का भला होता है, ऐसी इच्छा के निर्देशन के अंतर्गत व्यक्ति अपने अधिकारों को एक केंद्र में केंद्रित कर देगा। अच्छा, अब इस केंद्र का वो खुद भी समूह है और वहीं से वो अपने अधिकार को प्राप्त करेगा। तो कुल मिलाकर इन्होंने जिस प्रकार की व्यवस्था बताई वो एक तरह से प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली के उदय की बात वो कहते हैं, क्योंकि सामान्य इच्छा में हर व्यक्ति का भाग है। और इसके अलावा इन्होंने जैसे कहा कि सभी लोग अपने अधिकारों को या प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को और अपने अधिकार को एक केंद्र में केंद्रित कर रहा है और उस केंद्र का वो खुद भी हिस्सा है, अविभाज्य अंग है उसका, और उसी केंद्र से वो पुनः अधिकार प्राप्त करता है। और प्रमुख कौन है? सामान्य इच्छा, अर्थात जन कल्याण जो है यहाँ पर सर्वोपरि है। तो इस प्रकार से रूसो द्वारा बताए गए सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की स्थापना होती है और जनता की भागीदारी यहाँ पर दिखाई देती है। अब हम देख लेते हैं कि इनके सामाजिक समझौता सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं थी और किन किन रूपों में इसकी आलोचना की जाती है। तो सबसे पहला है विशेषताओं में समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। रूसो ने जो सामाजिक समझौता संबंधी विचार दिया उससे समाज और राज्य दोनों की ही स्थापना होती है। रूसो ये कहते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता और संस्कृति का उदय हुआ, प्राकृतिक अवस्था जो है समाप्त होने लगी और नए समाज की स्थापना हुई। नए समाज की स्थापना के बाद धीरे धीरे जो है नागरिक समाज, जिसे कि वो राज्य कहता है, उसकी स्थापना हुई। इसीलिए यह समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि समझौता प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी है। रूसो ये कहता है कि ये चूंकि हर व्यक्ति अपने समस्त अधिकार त्याग रहा है, लेकिन वो किसी व्यक्ति को अपने अधिकार नहीं दे रहा है बल्कि पूरे समाज को वो अधिकार दे रहा है और वो खुद भी उस समाज का हिस्सा है और उसकी खुद की वहाँ भागीदारी है। इसीलिए यह समझौता हर व्यक्ति के लिए लाभप्रद है। तीसरी चीज जो उन्होंने तीसरी विशेषता है उनके सिद्धांत की, सामान्य इच्छा पर विशेष बल। रूसो ने जो है
सामान्य इच्छा पर विशेष बल दिया है। सामान्य इच्छा अर्थात एक ऐसी इच्छा या एक ऐसा उद्देश्य जिससे पूरे समाज का कल्याण छिपा हुआ है, जिसमें पूरे समाज का कल्याण छिपा हुआ है, जिसमें जनहित की भावना छिपी हुई है। क्योंकि सामान्य इच्छा जो है आदर्श इच्छाओं का योग है और आदर्श इच्छा परमार्थ से जुड़ी हुई है, अर्थात व्यक्ति के स्वयं के हित के साथ साथ जिस चीज में समाज का हित शामिल है, ऐसी आदर्श इच्छाओं का योग सामान्य इच्छा है। तो यहाँ पर उन्होंने सामान्य इच्छा को अधिक बल दिया है, मतलब पूरे समाज के कल्याण पर बल दिया है। अगला पॉइंट है विद्रोह या क्रांति की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर चूंकि व्यक्ति जो है खुद शासन का एक हिस्सा है, इसीलिए उसको विद्रोह करने के लिए जो है किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं है, विद्रोह की आवश्यकता नहीं है। अगर वो जो है उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो उसे शांतिपूर्ण तरीके से जो है बदल सकता है, क्योंकि यहाँ पर शासक के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। व्यक्ति को शासक के विरुद्ध भी अधिकार है और इसीलिए जो है उसको परिवर्तन के लिए किसी क्रांति या विद्रोह की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगला पॉइंट है राज्य और सरकार में अंतर। रूसो ने जो है राज्य और सरकार दोनों में अंतर किया है। रूसो के अनुसार राज्य के समझौते के माध्यम से राज्य की स्थापना होती है, सरकार की नहीं। सरकार का निर्माण जो है नागरिक समाज के द्वारा किया जाता है और इस सरकार को बदला जा सकता है। इसके अलावा अगला पॉइंट है व्यक्ति शासक भी है और शासित भी है। हमने समझौते की प्रक्रिया को पढ़ा तो समझौते की प्रक्रिया से ये स्पष्ट होता है कि वो भी शासक का शासन में उसकी पूरी भागीदारी है, क्योंकि वो उसका एक अभिन्न अंग है। और वैसे भी रूसो जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के हिमायती थे, प्रजातंत्रात्मक विचारधारा के वो समर्थक थे। इसके अलावा है यहाँ पर जो है इन्होंने कानूनी और लोक प्रभु सत्ता में अद्भुत समन्वय स्थापित किया है, क्योंकि इन्होंने जैसे कहा कि सभी लोग जो है अपने व्यक्तित्व और अपने अधिकार को एक केंद्र में केंद्रित करेंगे और केंद्र में केंद्रित करने के बाद जो है सामान्य इच्छा के निर्देशन में वो संचालित होंगे और उसी केंद्र का वो हिस्सा भी होंगे और उसी केंद्र से वो अपने अधिकार प्राप्त भी करेंगे। तो यहाँ पर कानूनी और लोक प्रभुसत्ता दोनों प्रकार की प्रभुसत्ता यहाँ पर दिखाई देती है। अगला है प्राकृतिक अधिकार नहीं। रूसो जो है किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अधिकार की बात नहीं करता है, क्योंकि रूसो का ये कहना है कि सामान्य इच्छा के विरुद्ध व्यक्ति के कोई भी प्राकृतिक अधिकार नहीं हो सकते, या सामान्य इच्छा के विरुद्ध व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिल सकता। और ये सामान्य इच्छा क्या है? जनहित है, जन कल्याण की भावना है। और अधिकार चूंकि वो जिस समूह के केंद्र में उसने अपने अधिकार सौंपे हैं, व्यक्तित्व को सौंपा है, वहीं से उसको अधिकार प्राप्त होगा। तो इस प्रकार ये इनके समझौता सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। जैसे आलोचक ये कहते हैं कि इन्होंने मानव स्वभाव का कुछ ज़्यादा ही आदर्शवादी चित्रण प्रस्तुत कर दिया है। मानव स्वभाव के बारे में जैसे इन्होंने कह दिया भला सभ्य जीव है, उसमें किसी भी प्रकार के कोई दुर्गुण नहीं है। तो उनकी ये जो धारणा है वो एकांगी है। मनुष्य जो है ना तो पूर्ण रूपेण गुणों से भरपूर है, ना तो पूर्ण रूपेण वो अच्छा है और ना ही वो पूर्ण रूपेण जो है बुरा है। वो अच्छे और बुरे दोनों का सम्मिश्रण है, दोनों ही प्रकार की उसमें भावनाएं पाई जाती हैं। तो चूँकि ये जो है उन्होंने बहुत ही आदर्श चित्रण किया है मानव स्वभाव का, इसलिए आलोचक जो है इसकी आलोचना करते हैं। दूसरी चीज़, बाकी के सामाजिक समझौता सिद्धांत की तरह इनका भी प्राकृतिक अवस्था जो है काल्पनिक है। प्राकृतिक अवस्था की कोई पुष्टि नहीं होती है, इतिहास में उसके कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलते हैं। इसके अलावा जो इन्होंने सामान्य इच्छा की बात कही है, ये सामान्य इच्छा की जो अवधारणा है वो पूर्ण रूपेण स्पष्ट नहीं है। किस प्रकार की इच्छा को सामान्य इच्छा माना जाएगा, किस प्रकार की इच्छाएं आदर्श इच्छा मानी जाएगी, किन किन चीज़ों में लोगों का कल्याण शामिल होगा, ये चीज़ें जो है स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। क्योंकि समाज में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि किसी एक चीज़ से किसी एक वर्ग का अगर भला हो रहा है तो किसी दूसरे वर्ग को उससे हानि होती है। इसके अलावा
आलोचक ये कहते हैं कि इनके सामाजिक समझौता सिद्धांत से एक सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना हो सकती है। प्रजातंत्र की स्थापना की संभावना कम दिखती है। कैसे राज्य की स्थापना हो जाएगी जो सर्वाधिकारवादी है, जिसको व्यक्ति के जीवन में सारे अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा उन्होंने समाज और राज्य में कोई अंतर नहीं किया है, जबकि समाज और राज्य दोनों ही अलग चीज़ है। और हालांकि इन्होंने प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली की भी वकालत की है, लेकिन फिर भी व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपने सिद्धांत में व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार के लिए कोई स्थान नहीं दिया है। तो इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति का जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है वो पूर्ण होता है। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत वैसे भी जो है पूर्ण नहीं माना जाता है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति नहीं हुई है, राज्य का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि क्रमिक विकास हुआ है। धन्यवाद।